गई होगी कि ये दूसरा दिन है हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन का, जो गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद में। तो इसकी गतिविधियों को ध्यान में रख, इसकी गतिविधियों पर अगर आप कल से आज तक अगर आप बारीकी से अगर गौर करेंगे तो एक बात आपके ध्यान में आएगी कि 1990 में गुजरात में जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसके बाद 8 साल के बाद आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इस 8 साल में साबरमती नदी से बहुत कुछ पानी बह गया है। वैसे तो साबरमती हमेशा सूखी नजर आती है, पता नहीं गांधी जी ने जब से इस पर आश्रम बनाया है ये नदी ही सूख गई है। लेकिन फिर भी बहुजन के आंदोलन के, बहुजन समाज के आंदोलन के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो इस आंदोलन की दृष्टि से, आंदोलन की दिशा में बहुत कुछ पानी बह गया है। कल यहां डॉक्टर योगेंद्र यादव के हाथों से ज्योतिराव फुले की जीवनी पर पहली गुजराती पुस्तिका, पहली गुजराती पुस्तक जो लिखी गई, उसका कल विमोचन हुआ। और आज ये गुजराती साप्ताहिक जो बामसेब के माध्यम से हम प्रकाशित कर रहे हैं, बामसेब के माध्यम से, उसका ये विमोचन आज कॉमरेड शरद पाटिल के हाथ से हो गया है। ये निश्चित रूप से गुजरात में बामसेब के माध्यम से बहुजन समाज का जो आंदोलन बढ़ रहा है, वो बहुजन समाज का जो आंदोलन बढ़ रहा है, इस आंदोलन के बढ़ाव की, उस आंदोलन के विकास का ये प्रतीक है। ये हम निश्चित रूप से कहते हैं कि बामसेब के इस वैचारिक आंदोलन का आज गुजरात में जो प्रभाव है, वो प्रभाव चरम सीमा पर है। तो इसको अगर और आगे बढ़ाना है, इस प्रभाव को और बढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि गुजरात ये आज तक प्रतिक्रांतिवादियों के लिए, ब्राह्मणवादियों के लिए, प्रतिक्रांतिवादियों के लिए ये एक प्रयोगशाला बनी हुई थी। अब ये बहुजन समाज के आंदोलन में गुजरात एक अग्रसर रूप में, सारे देश में जो बहुजन समाज का आंदोलन बढ़ रहा है, उस बहुजन समाज के आंदोलन में गुजरात एक अग्रसर भूमिका निभाएगा। और उस भूमिका का ये प्रतीक है कि गुजरात के हमारे साथी, गुजरात का बामसेब, गुजरात में बामसेब अपने बलबूते पर गुजराती पाक्षिक चलाने के लायक बन गई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारे बढ़ते हुए आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव का ये प्रतीक है। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। अभी हम डॉक्टर आगलावे और कॉमरेड शरद पाटिल दोनों ने क्रांति और प्रतिक्रांति, आधुनिक भारत क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है, इस विषय पर काफी गहराई से हमारे सामने जानकारी रखी। मुझे खेद है कि शरद पाटिल को हम लोग शायद ज्यादा समय नहीं दे सके। मैंने 4 दिन पहले जब मैं धुलिया में उनके पास गया था, तब भी मैंने उनको ये कहा था कि जब भी मैं उनसे मिलता हूं या टेलीफोन पर बात करता हूं, उनका यह आग्रह होता है कि खापर्डे जी, मेरी अब 74 साल की उम्र हो गई है, ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं रही है। आंदोलन के लिए, इस आंदोलन को चलाने के लिए, फुले आंबेडकरी आंदोलन को चलाने के लिए मेरे से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हो, मेरे अध्ययन का लाभ लेना चाहते हो, तो आप ही उसके लिए पहल कर सकते हैं। आप वो पहल करिए। अभी भी उन्होंने मेरे सामने ये बात धुलिया में रखी थी, तो मैंने उनको ये कहा था कि आने वाले साल में, जो 2-3 दिन के बाद में शुरू होने जा रहा है, इस साल में
हम उनका 2 या 3 दिन का केवल उनका ही, हमारे बामसेप के जो लीडिंग और सिलेक्टेड जो कैडर्स है, सिलेक्टेड जो कार्यकर्ता है, ऑल इंडिया से उनको इनवाइट करके उनके सामने हम 3-4 दिन का उनका एक विस्तार से उनके साथ बातचीत का, संवाद का और बातें समझने का हम कार्यक्रम रखेंगे। तो उस समय ज्यादा संवाद, ज्यादा विचार साझा करने का मौका मिलेगा। मैं उनको यह आश्वासन देता हूं और माफी चाहता हूं कि उनको हम ज्यादा समय नहीं दे सके। साथियों, ये जो विषय हमने आज रखा है कि आधुनिक भारत क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है, यह विषय आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया, बहुत ज्यादा प्रासंगिक बन गया है। शरद पाटिल ने यह कहा है कि हमारा देश क्रांति के उंबरठे पर, मराठी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, क्रांति के पग पर खड़ा है। इसका मतलब यह है कि अगर आज आप देश के हालातों पर अगर नजर डालते हैं, देश के सामाजिक हालातों पर नजर डालते हैं, देश के राजनीतिक हालातों पर नजर डालते हैं और देश के आर्थिक हालातों पर भी नजर डालते हैं, तो आपको यह बात मानना पड़ेगा कि हमारे देश में एक क्रांति प्रवण स्थिति पैदा हो गई है। क्रांति प्रवण स्थिति, हमारा देश एक संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा है और देश में क्रांति प्रवण स्थिति पैदा हो गई है। हाँ जी, क्रांति प्रवण स्थिति है, समाज में क्रांति प्रवण स्थिति है, राजनीति में क्रांति प्रवण स्थिति है, आर्थिक हालातों में, आर्थिक अवस्था में क्रांति प्रवण स्थिति है। समाज में बहुत बड़े पैमाने पर अस्थिरता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। समाज में बहुत बड़े पैमाने पर हलचल है और यह हलचल की स्थिति, ये जो पोस्ट मंडलाइजेशन ईरा है, मंडल के बाद का जो दशक है, ये मंडलाइजेशन के बाद का जो दशक है, इस दशक ने समाज में सामाजिक हालात, बहुत ज्यादा सामाजिक स्थिति में बहुत ज्यादा हलचल पैदा की हुई है और उसका परिणाम राजनीति पर हो रहा है। अभी मैं, ये जो विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो उसका विश्लेषण, उसके विश्लेषण के रूप में एक आर्टिकल नवभारत टाइम्स में आया। हमने उसको बहुजन भारत में भी रिप्रोड्यूस किया है। तो उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस की जीत का श्रेय ना तो कांग्रेस को जाता है, ना तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व को जाता है, ना तो सोनिया गांधी को जाता है, किसी को नहीं जाता। तो कांग्रेस की जीत का श्रेय बहुजन समाज पार्टी और कांचीराम को जाता है, यह तीसरी शक्ति को जाता है। तो ये जो तीसरी शक्ति है, ये तीसरी शक्ति समाज के दबे कुचले जातियों की शक्ति है। मेश्राम ने पहले ही स्पष्ट किया कि हम बहुजन समाज की राजनीति से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। ये जो बातें हम यहां कह रहे हैं, ये कोई बहुजन समाज पार्टी के समर्थन का सवाल नहीं है, लेकिन जो देश में हो रहा है हम उसके विरोध में भी नहीं है, समर्थन में भी नहीं है, विरोध में नहीं। हम उसका एक विश्लेषण आपके सामने रखना चाहते हैं। तो जो तीसरी शक्ति है, ये जो तीसरी शक्ति
ये जो निचले स्तर की जातियां है, समाज व्यवस्था से की जो शिकार जाती है, बली जातियां है, वो बली जातियों से जो थोड़ी बहुत शक्ति उभर रही है, ये उसको श्रेय जाता है। तो अगर कल उन्होंने कांग्रेस को हराया, आज जिताया, कल फिर कांग्रेस को हरा सकते हैं। तो ये कांग्रेस की अपने बलबूते पर कोई जीत नहीं है। तो ये जो तीसरी शक्ति है, निचले स्तर की जातियों में जो सामाजिक अवस्था में जो हलचल है, उसकी वजह से जो राजनीति में उनकी हलचल है, उसकी वजह से राजनीति में अस्थिरता है। तो राजनीति में यह हालात है। आर्थिक स्थिति में क्या है? आर्थिक स्थिति में हालात यह है कि आज देश के अधिकांश राज्य सरकारों के पास अपने राज्य की जनता के विकास की बात तो छोड़ो, अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। आंध्रा में जहां चंद्रबाबू नायडू कंप्यूटरीकरण की बात कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात कर, हैदराबाद को वो भारत का सबसे इंफॉर्मेशन, सबसे टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है कि उनके सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो आर्थिक स्थिति का यह भंडा अब बहुत जल्दी फूटने वाला है। तो ये जो हालात है, ये सारे हालात इस बात का संकेत देते हैं कि हमारे देश में चारों तरफ से क्रांति प्रवण स्थिति है, लेकिन फिर भी क्रांति नहीं हो रही है। क्योंकि क्रांति अपने आप नहीं होगी। क्रांति करने के लिए हमें पहल करनी होगी। क्रांति के लिए हमें अपने कार्य की पहल करनी होगी और पहल करने से क्रांति होगी। इसलिए अगर क्रांति के लिए हमारी तरफ से, क्रांतिवादी लोगों की तरफ से अगर पहल नहीं होती, तो निश्चित रूप से इस क्रांति प्रवण स्थिति को पलटने के लिए प्रतिक्रांतिवादी, ब्राह्मणवादी लोग जो कार्य करेंगे, उससे प्रतिक्रांति होना तय है। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था की वजह से हमारा देश क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है वर्तमान में। बाबा साहब ने एक किताब लिखी, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास भी हम लोगों को यह दिखाता है, हम लोगों के सामने यह बात रखता है कि प्राचीन भारत में जो क्रांति हुई, तथागत की जो क्रांति हुई, उस क्रांति को मनुस्मृति के माध्यम से पुष्य शुंग मित्र ने प्रतिक्रांति में बदल दिया। फिर उसको काउंटर करने के लिए प्रतिक्रांति हुई, और वो प्रतिक्रांति को पिछले 2500 वर्षों से हम लोग आज तक झेल रहे हैं और फिर क्रांति नहीं कर सके। भारत के क्रांति का इतिहास, आधुनिक भारत के क्रांति का इतिहास ज्योतिराव फुले के आंदोलन से शुरू होता है। ज्योतिराव फुले ने 1848 में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया और तब से आधुनिक भारत में क्रांति का इतिहास शुरू होता है। ये जो ज्योतिराव फुले के बाद छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शाहू के बाद बाबा साहब अंबेडकर, उधर दक्षिण भारत में पेरियार, नारायण गुरु वगैरह वगैरह, जो छोटे मोटे जो क्रांतिकारी आंदोलन, व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आंदोलन चले, ये सारे आंदोलनों का जो परिणाम और प्रभाव जो है वो आज हमें समाज में दिखाई दे रहा है। क्योंकि समाज की संरचना में, सत्ता संरचना में आज
ये क्रांतिकारी आंदोलनों के परिणाम स्वरूप, प्रभाव स्वरूप और परिणाम स्वरूप आज देश की सत्ता संरचना में भारी मात्रा में बदलाव आया हुआ है। लेकिन इस बदलाव को फिर काउंटर करने के लिए प्रतिक्रांतिवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग जी जान की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जी जान लगाकर हमने क्रांति के लिए कोशिश करना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा वो अपनी सारी ताकत लगाकर प्रतिक्रांति के लिए या क्रांतिवादी क्रांति को रोकने के लिए कोशिश कर रहे। इससे यह देश क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है। ज्योतिराव फुले का आंदोलन शुरू हुआ और ज्योतिराव फुले के आंदोलन के साथ साथ ही प्रतिक्रांति का आंदोलन शुरू हुआ। आगलावे जी ने बताया कि कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में स्वाधीनता के नाम पर। ज्योतिराव फुले के आंदोलन को काउंटर करने के लिए वो प्रतिक्रांति की पहल थी। ज्योतिराव फुले ने जो बहुजन समाज में, शूद्र अतिशूद्रों के बहुजन समाज में जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो प्रबोधन किया, उससे समाज का डीब्राह्मणाइजेशन, जो बहुजन समाज की लोगों का जो डीब्राह्मणाइजेशन हुआ, उस डीब्राह्मणाइजेशन को फिर से ब्राह्मणाइजेशन में तब्दील करने के लिए प्रतिक्रांतिवादियों ने पहल की। फुले ने रायगढ़ में जाकर शिवाजी की समाधि को ढूंढकर निकाला और शूद्रों को, अतिशूद्रों को यह कहा कि यह तुम्हारा राजा है, ये क्रांतिकारी राजा है, शूद्रों का राजा है। उनको उन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास के रूप में उन्होंने उनको बहुजनों के सामने रखा। उसी शिवाजी को प्रतीक बनाकर प्रतिक्रांतिवादियों ने शिवाजी का ब्राह्मणीकरण करने के लिए कोशिश की। तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव एक साथ शुरू किए और शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव शुरू करके ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया शुरू की। आज हम देख रहे हैं कि तिलक का शिवाजी उत्सव बंद हो गया है। गणेश उत्सव बड़े पैमाने पर बढ़ गया, इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गया कि वो महाराष्ट्र से अब गुजरात में भी चलकर आया है, इस अहमदाबाद में और बड़ौदा तक पहुंच गया है। ये प्रतिक्रांतिवादी एक्शन है। फुले के आंदोलन को रोकने के लिए ये प्रतिक्रांतिवादी एक्शन ये उन्होंने लिया। आरएसएस की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। द ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन, वो जो किताब दामले और दूसरे एक विदेशी ऑथर है, उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आरएसएस जिस मुस्लिम द्वेष का, जिस मुस्लिम विरोध को माध्यम बनाकर आरएसएस का प्रचार प्रसार होता है, वो मुस्लिम समाज, वो मुस्लिम समाज महाराष्ट्र में कभी भी प्रभावशाली नहीं रहा। जैसा उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी ज्यादा होने की वजह से वो प्रभावशाली होता है, महाराष्ट्र की राजनीति में वो कभी भी प्रभावशाली नहीं रहा। तो जब वो महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में जब कभी भी प्रभावशाली नहीं रहा, तो फिर उसको माध्यम बनाकर आरएसएस की स्थापना क्यों हो गई? तो उन्होंने ये कहा कि आरएसएस की स्थापना महाराष्ट्र में जो ब्राह्मणेतर आंदोलन फुले और अंबेडकर के, फुले, शाहू और अंबेडकर के माध्यम से जो ब्राह्मणेतर आंदोलन चलाए, असल में उसको काउंटर करने के लिए ही आरएसएस की स्थापना हुई है। तो आरएसएस की स्थापना के माध्यम से उन्होंने फुले
जिन शूद्र अतिशूद्र को, जिन शूद्र जातियों का आज के ओबीसी के समाज का जो प्रबोधन करना चाहते थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो प्रबोधन करना चाहते थे, उनका फिर ब्राह्मणवाद के लिए प्रति प्रबोधन आरएसएस के माध्यम से यह हुआ है। ये बात हमको समझना होगा। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि न्यूटन का एक लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अगर रिवॉल्यूशन अगर ये एक्शन है तो काउंटर रिवॉल्यूशन जो है उसकी रिएक्शन में उतना ही इक्वल और प्रोपोर्शनेट ही नहीं तो उससे ज्यादा बड़ा एक्शन रिएक्शन ये काउंटर रिवॉल्यूशन के माध्यम से होता है। प्रतिक्रांति का ये एक्शन करते हैं और ये एक्शन लगातार चल रहा है। क्रांति और प्रतिक्रांति का ये दौर आधुनिक भारत में लगातार चल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब अपना आंदोलन शुरू किया तो फुले के आंदोलन को तिलक ने काउंटर किया, तो बाबा साहब के आंदोलन को गांधी जी ने प्रतिक्रांति काउंटर करने की कोशिश की। गांधी ने जो आमरण अनशन पूना में किया था ये प्रतिक्रांतिवादी एक्शन है, ये उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की। लेकिन इससे भी ज्यादा ये बात है कि गांधी जी ने हमारे देश में स्वाधीनता के पहले, आजादी के पहले जो ओबीसी का आंदोलन जो उभरना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त देश एक संक्रमण कालीन अवस्था से गुजर रहा था कि अंग्रेज राज कर रहे थे, अंग्रेज तीसरी शक्ति थे, निचली जाति की एक शक्ति, ब्राह्मणवादियों की दूसरी शक्ति, तीसरी शक्ति जो अंग्रेज थी, अधिकार देने वाला मतलब राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी। तो उस अवस्था में, उस महत्वपूर्ण अवस्था में, उस ट्रांजिटरी पीरियड में गांधी जी ने ओबीसी का आंदोलन उभरने ही नहीं दिया। ये प्रतिक्रांतिवादी का सबसे बड़ा प्रतिक्रांतिवादी एक्शन, सबसे बड़ी एक्शन है, उभरने ही नहीं दिया गया। अनुसूचित जाति के आंदोलन को बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन का विरोध किया, लेकिन ओबीसी के आंदोलन को उभरने ही नहीं दिया गया। और फुले का जो इमर्जिंग, जो उभरने वाला आंदोलन था, उसको उन्होंने कांग्रेस में विलीन कर लिया। आज हम क्या देखते हैं, अभी ये जो दौर ले लीजिए, इस दौर में हम ये देखते हैं, जैसा कि शरद पाटिल ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण और मूलभूत बात कही गई है। मैं शरद पाटिल जी को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने गुजरात से मंडल कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने मंगाई। अगर उस वक्त उनके हमारे संपर्क होते तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट की 1 लाख प्रतियां अपनी तरफ से, हमारे तरफ से छपवा कर हमने 1 लाख मंडल कमीशन की रिपोर्ट की प्रतियों का हमने सारे देश में, खासकर नॉर्थ बेल्ट में, हिंदी भाषा में इसका हमने वितरण उस जमाने में किया था। उनका अगर हमारा संपर्क होता तो आज भी हमारे पास वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट की किताबें जो हमने अपनी तरफ से प्रकाशित की है वो आज भी हमारे पास बड़े पैमाने पर है, तो हम आज भी उनको दे सकते। हमने ये काम उस वक्त किया। क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट हम लोगों तक इसलिए पहुंचाना चाहते थे कि वो हम क्रांतिकारी एक्शन मानते थे, क्योंकि उसमें मूलभूत बात यह कही गई है कि भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण सामाजिक पिछड़ापन है और उसके परिणाम और प्रभाव, उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि जो मंडलीकरण हुआ, यह मंडलीकरण के असर से इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने कमंडल का आंदोलन चलाया। और यह बात सही है कि उनको इसमें कुछ हद तक सफलता मिली। यह ओबीसी में पर्याप्त जागृति ना होने के कारण कुछ हद तक उनको उसका कमंडलीकरण करने के उनके मकसद में वो कामयाब हुए। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज वो बात भी पलट दी गई है। आज
कमंडलीकरण का नारा बेअसर हो गया है। उन्होंने आजमा कर देखा, उन्होंने अभी अभी फिर नया विवाद छेड़ा था और अभी भी वो कह रहे कि मंदिर हम वही बनाएंगे, मंदिर का मुद्दा फिर बार बार उठा रहे, लेकिन उसको समाज से, खासकर जो बहुजन समाज है, जो छोटी जाति, जो निचले स्तर की जातियां है, उन जातियों से आज उनको वो प्रतिसाद नहीं मिल रहा है जो उस वक्त मिला था। क्योंकि मंडल का नारा और मंडल के बाद की जो क्रांतिकारी जो आंदोलन है, वो का आंदोलन ने अभी उसको निष्प्रभ बना दिया है, इनइफेक्टिव बना दिया है। फिर भी वो उसकी कोशिश कर रहे। और सबसे बड़ा जो खतरा है प्रतिक्रांतिवादी, मतलब प्रतिक्रांति का, क्रांति को काउंटर करने का, क्रांति को रोकने के लिए जो प्रतिक्रांति का जो सबसे बड़ा खतरा है, वो सबसे बड़ा खतरा आज मुझे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से नहीं नजर आता। कांग्रेस और बीजेपी का स्वरूप आज हमारे सामने स्पष्ट है। हमारे ही सामने नहीं तो जिस बहुजन समाज का हम आंदोलन, जिस क्रांति का आंदोलन, जिस समाज को लेकर हम चलाना चाहते, उनके सामने भी आज ये स्पष्ट है। सबसे बड़ा खतरा आज प्रतिक्रांति का जो खतरा है, ये खतरा ये साम्यवादी और समाजवादी कहलाने वाले लोगों से, समाजवादी और साम्यवादी कहलाने वाले लोगों से। उनका अनुभव शरद पाटिल जी को भी है। जो पुरोगामी अपने आप को कहते हैं, जो प्रागतिक विचारों के लोग कहते हैं, हम बार बार अपने साथियों को बताते हैं कि प्रागतिक और पुरोगामी विचारों के लोग ये सबसे ज्यादा बदमाश लोग हैं। उनसे ये सबसे ज्यादा खतरा है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग ये प्रतिक्रांतिवादी लोग हैं और इनका सबसे बड़ा, और इसका भी रूप आज हमारे सामने है। महिला आरक्षण बिल, क्योंकि जब राजनीति में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व, ये मैं मानता हूं कि बहुजन समाज की राजनीति आज भी बहुत दूर की बात है, क्योंकि बहुजन समाज का जो शक्तिशाली राजनीतिक पक्ष आज भी नहीं उभरा। लेकिन राजनीति का बहुजनकरण जो हो रहा है, क्योंकि 1952 में पार्लियामेंट में 56% ब्राह्मण थे, आज 56 ब्राह्मण है। बीजेपी राज कर रही है, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या पार्लियामेंट में सबसे कम हो गई है, उच्च वर्णियों की संख्या सबसे कम हो गई है और बहुजन जातियों की संख्या बढ़ गई। उसका सबसे बड़ा परिणाम अगर हम आज कुछ देखते हैं कि देख सकते हैं, तो वो ये है कि सत्ता का उपयोग और प्रयोग जिस बुनियादी पर्पस के लिए होता है, वो बुनियादी पर्पस ये फैसले लेने के लिए, नीति बनाने के लिए, नीतिगत फैसले लेने के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? सत्ता किसी को मंत्री बनाने के लिए, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं चाहिए। तो राजनीतिक सत्ता इसलिए चाहिए कि राजनीतिक सत्ता के माध्यम से हम अपने समाज के उद्धार और उत्थान का, अपने समाज के हित का और भलाई का नीतिगत निर्णय और फैसला लेने का अधिकार उससे मिलता है। ये जो फैसला लेने की डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है, आज हम देखते हैं कि शासक जातियों की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ही आज सबसे ज्यादा खतरे में आ गई है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है पिछले 6 महीने से? जब भी कभी वो पहल करते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, पार्लियामेंट में अशांतता फैल जाती है, चाओस फैल जाता है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनकी आज खतरे में आई हुई है। प्रतिक्रांतिवादी ताकतें बहुत ज्यादा जी जान की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही। और ये सारी बातें आज हम ये कह सकते हैं कि ये सारी बातें, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? जैसा शरद पाटिल ने कहा कि प्रबोधन के बगैर क्रांति हो नहीं सकती और केवल प्रबोधन से भी क्रांति नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रबोधन, मैं ये मानता हूं कि हमारे समाज में ट्रेडिशनल आम्बेडकराइट लोग हैं, वो ट्रेडिशनल आम्बेडकराइट लोग केवल पूजा करने का काम करते हैं बाबा साहब की प्रतिमाओं का। लेकिन इसके बावजूद मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में बामसेफ ने जो पहल की है सारे देश में,
वो पहल से जो प्रबोधन हुआ है, बहुत ज्यादा प्रबोधन नहीं हुआ, लेकिन जो प्रबोधन हुआ बुनियादी प्रबोधन हुआ है। ये बात और वो बुनियादी प्रबोधन का प्रभाव आज हम देख सकते हैं। ये प्रबोधन की अवस्था से ही, प्रबोधन की स्थिति से ही आज ब्राह्मणवादियों की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी खतरे में आ गई है। ये क्रांति की दिशा में सबसे बड़ी आज हमारी उपलब्धि है। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है उसके परिणाम आज हमारे सामने है। लेकिन इससे कोई क्रांति नहीं होने वाली, इससे हम क्रांति की तरफ में नहीं बढ़ने वाले। अगर प्रबोधन को अगर एक्शन में नहीं तब्दील किया गया, कृति में, कार्य में तब्दील नहीं किया गया, तो ये फिर प्रतिक्रांति वाद या यथास्थितिवाद की स्थिति में फिर इसको बदला जा सकता है। ये बात सही है। आने वाले समय में, आने वाले दशक में यह स्थिति और ज्यादा विकट होने वाली है। देश और ज्यादा संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरने वाला है, यह तय है। इसको अभी कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस और बीजेपी जो आज अलग अलग बनी हुई है, उसके पीछे उनकी एक अपनी राजनीति है। लेकिन अगर दोनों भी, और इसमें पुरोगामी कहलाने वाले जो उच्च वर्णीय लोग हैं, शासक जाति के लिए, वो तीनों मिलकर एक होकर अगर एक मंच पर आकर भी वो इसको रोकने की प्रयास करते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जिस दिन ऐसा करेंगे वो दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ संकेत होगा। क्योंकि उस दिन हमारे लोगों के सामने जो आज हमें बात समझानी पड़ती है, वो समझाने के बजाय उनके सामने अपने आप ये स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन वो अगर एक भी हो जाते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अब क्रांति के आंदोलन को पीछे हटाने में कामयाब नहीं हो सकते। तो आगामी दशक में, आने वाले 10 सालों में यह आंदोलन का बढ़ना तय है। लेकिन इसके लिए हमें सोची समझी नीति के तहत हमें अपनी कृति और कार्रवाई करनी होगी। बामसेब के कार्यकर्ताओं ने आज तक जो भूमिका निभाई है, ये इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि आज तक जो भूमिका हमने निभाई है, उससे कई गुना ज्यादा भूमिका, एक्शन की भूमिका हमें निभानी होगी। बामसेब की सीमा के बाहर जाकर हमें अपना एक्शन प्लान बनाना होगा। वो एक्शन प्लान बनाने के लिए बामसेब के कार्यकर्ताओं की मानसिकता तैयार करने के लिए यह विषय हमने आप लोगों के सामने रखा है कि देश संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा है, क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है। क्रांतिकारी कृति, क्रांतिकारी कार्रवाई छोटी है, कमजोर है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। प्रतिक्रांतिवादी कार्रवाई बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन प्रभाव उसका कम हो रहा है। यह बात को आपको समझते हुए हमें क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और वास्तविक रूप से क्रांति लाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हम लोगों को एक्शन प्लान बनाना होगा और बामसेब की सीमा के बाहर जाकर हमें काम करना होगा। समाज को साथ में लेकर इसके लिए आगे बढ़ना होगा। ये काम करने के लिए हम हमारे कार्यकर्ताओं की मानसिकता जो बनाना चाहते हैं, इसके लिए ये विषय हमने रखा है। और मैं शरद पाटिल को ये आश्वासन देना चाहता हूं या ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो एक्शन प्लान आने वाले समय में बनाने के लिए और इस कार्य को बढ़ाने के लिए हम हमारी तरफ से जो पहल करेंगे, उसमें उनकी हम पूरी मदद, उनसे पूरा साझा विचार विमर्श करके उनसे और उनकी पूरी मदद लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, उनकी अध्ययन का फायदा लेंगे और फायदा लेकर हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बामसेब के साथ ही इस विकट अवस्था को, इस संक्रमणकालीन अवस्था, इस नाजुक घड़ी को, उसकी नजाकत को पहचानते हुए हमें अपने आप को और अपने अपने क्षेत्र को तैयार करना है। इसके लिए बामसेब के साथ ही ये काम आने वाले समय में करेंगे। इतना मैं ये बात उनसे कहते हुए और ये मैं शरद पाटिल को आश्वासन देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।